नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत की सीमा पर चीन ने एक बार फिर से चाल चली है और इस बार चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश में है। इस घुसपैठ में एलएसी पर डटे हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने के इरादे से घुसपैठ की हो। जहां जहां भारतीय सीमाएं हैं वहां चीन घुसपैठ करता रहा है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख को लेकर भी लगातार गतिरोध जारी है। ये भी जग जाहिर है कि भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी हद तक मजबूत रहे हैं। पूर्वी लद्दाख को लेकर सैन्य स्तर पर भी वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। अब चीन ने अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ की कोशिश की। तवांग सेक्टर में करीब 15 दिनों से तनाव चल रहा था और 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। सोची समझी साजिश के तहत 300 चीनी सैनिक यांगत्से इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे, लेकिन तुरंत ही भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। देश की सुरक्षा के लिए सेना पर डटे भारतीय जवान ड्रैगन की हर चाल का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। सीमा पर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है 3440 किलोमीटर लंबी सीमा। इसको लेकर भारत और चीन के अपने अपने दावे हैं। इस इलाके की स्थिति ऐसी है कि कई बार नदियों, झील और बर्फ से घिरे पहाड़ों के वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद हुआ है और कई बार दोनों देशों के सामने जो सैनिक हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंट को ध्वस्त किया था और इस झड़प में करीब 600 लोग शामिल थे। लंबे समय से चले आ रहे तनाव को लेकर सवाल है कि सन 1959 के बाद से ही चली आ रही भारी और चीन के बीच की तकरार क्या बड़े युद्ध को जन्म देगी? अरुणाचल प्रदेश में आए दिन हो रही चीन की घुसपैठ को कब विराम लगेगा और क्या दोनों देशों के बीच पनप रहे तनाव से व्यापारिक समझौते और आयात निर्यात किस तरह प्रभावित होगा? सवाल यह भी है कि तवांग एलएसी पर बढ़ रहे तनाव से सीमा के आसपास के रहवासियों को राहत कब मिलेगी? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चीन की चाल, संसद में बवाल। तो 9 दिसंबर को हुई इस झड़प को लेकर देश की संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा और कहा कि मामले में सरकार को संसद में चर्चा के माध्यम से देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। तवांग में हुई झड़प को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट किए। मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और बताया कि तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आईं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सेना के किसी भी जवान की न तो झड़प में मौत हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए
चलिए, तो चीन की चाल, संसद में बवाल, इस पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे कुछ देर में रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुपम जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुलेरे, उनका भी स्वागत करती हूं। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार भी हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए, और इसलिए भी क्योंकि चीन और भारत के संबंध कैसे हैं, कैसे थे, क्या परेशानियां हैं, कितनी बार हुआ, किसने पहल करी, किसने उसके समाधान के लिए बात की, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वाकई में ये बड़ा सवाल है कि 1959 के बाद से क्या अभी तक जो चीजें आ रही हैं, क्या ये रुक पाएंगी? अरुणाचल प्रदेश में आए दिन जो चीजें हो रही हैं, क्या वो रुक पाएंगी? क्या कांग्रेस का ये आरोप जो है कहीं ना कहीं कि पीएम मोदी जो हैं वो अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह से चीजों को आगे रख रहे हैं? मुझे लगता है ये तमाम बातें थोड़ी सी राजनीतिक होंगी आपके लिए, लेकिन फिर भी सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं। आप किस तरह से इसे लेते हैं और क्या कर सकते हैं इस जगह पर? यदि हमें चाइना के विस्तारवाद पे, चाइना के आधिपत्यवाद पे, चाइना के अवसरवाद पे, चाइना के उपनिवेशवाद पे यदि लगाम लगानी है तो हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। चाइना जो कि जिसकी की रणनीतिक थिंकिंग में धोखा देना उसका इंटीग्रल पार्ट है। चाइना जाहिर है कि हमारी जो टेरिटरीज हैं उसके ऊपर वो कुदृष्टि रखता है, उस पर वो कब्जा करना चाहता है। साथ ही साथ चाइना की ये जो प्रवृत्तियां हैं साउथ चाइना सी में भी दिखाई देती हैं, जापान के सेंकाकू आइलैंड्स में भी दिखाई देती हैं, और चाइना पूरे विश्व पर शासन करने की मंशा रखता है। आप जानते हैं कि 2049 तक चाइना विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है, और इस नंबर 1 शक्ति को बन जाने की प्रक्रिया में वो साम दाम दंड भेद सभी का सहारा लेने से नहीं चूकता, और यही चाइना का चरित्र है। तो इस चाइना के जो नकारात्मक चरित्र को ध्यान में रखते हुए ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहा है। चाहे वो अभी तवांग में जो घटना हुई है उसमें हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का जो बयान है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना के जो सैनिक हैं वो तवांग में स्टेटस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जिसको कि रिस्पॉन्ड करते हुए, एक यथोचित कार्रवाई करते हुए, दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। गलवान में जब चाइना के सैनिक हिंसा पर उतर आए तो उस समय भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, और हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत तो दी लेकिन बड़ी क्षति चाइना के सैनिकों को पहुंचाई थी। डोकलाम में भी 2017 की अगर बात करें तो उस समय भी भारत के सैनिकों ने अपने संकल्प और साहस का परिचय देते हुए चाइना को डोकलाम के एरियाज की जो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी उसको बंद करने पर मजबूर किया गया था। तो ये जो चाइना है शक्ति की भाषा समझता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता, और इस चरित्र को ध्यान में रखते हुए हम आज अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो इसमें मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स तो है ही, साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकारें ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन वर्तमान सरकार का जो रुख है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही प्रोएक्टिव है। और अरुणाचल के क्षेत्र में मैं यहाँ पे जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो बनाया जा रहा है उसको लेकर के अभी चाइना के अंदर एक खलबली है, और ये 2000 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है जो कि पूरी तरीके से चाइना ये जो मैकमोहन लाइन है उसके पास से समानांतर गुजरता है और ये म्यांमार की सीमा तक जाता है। तो ये जो पूरी जो तैयारियां हैं ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की बात है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी भारत गहरा कर रहा है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी के साथ भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को वर्तमान समय में गहरा कर रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान समय का जो भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहा है, और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को जो है विकसित करने की प्रक्रिया में मैं ये एक बात और भी कहूंगा कि जो भारत को ये भी करना होगा कि अपनी जो एक जो समग्र राजनीतिक शक्ति है उसका भी जो परिचय देना होगा। आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं देख रहा था कि इस विषय पर भी, जो कि इतना संवेदनशील विषय है, इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है।
जो कि नहीं होना चाहिए। इस समय एकता को दिखाने का समय है। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो उसमें राजनीतिक शक्ति का भी एक बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है। और इसको भी दिखाना होगा, इसको भी चाइना को दर्शाना होगा कि चाइना यदि हमारी टेरिटरी के 1 इंच पर भी अगर कब्जा करने की और साजिश रचने की कोशिश करेगा तो पूरा भारत एक है, पूरी संसद एक है। इस तरीके का मैसेज हमें देने की आवश्यकता है, न कि ये जो वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो देखिए जहां तक ये बात पोजीशन आती ऑफ है स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। ठीक है संजीव जी, ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि जब देश की बात आएगी, देश को लेकर बात आएगी, तो मुझे लगता है वो राजनीति का एक विषय नहीं होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब इस तरह से आरोप आते हैं या इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं, जब संसद में हंगामा हो जाता है, जब पीएम मोदी की एक कहते हैं ना कि अपने को बचाने के लिए ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात आई है तो मुझे लगता है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक पॉइंट है बीच में ये चर्चा का, और शायद इसीलिए इस चर्चा में अब हम हैं। और बाकी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि सरकार जो भी कर रही है या जितना कर पाई है, जितना कर रहे हैं, उसमें कहीं भी हमारा भारत अब पीछे नहीं है। मुझे लगता है अगला सवाल संजय महेंद्र जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उठाए भी हैं सवाल। ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम पीछे हैं? ये बात बिल्कुल सही है, कुछ चीजें हैं कम ज्यादा होती हैं, लेकिन पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? बहुत सारे कारण सामने स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप गौर फरमाइए, 2008 की स्थिति में अभी पिछली मुलाकात भी जोड़ लें तो 15 से 20 बार के बीच की कोई फिगर आएगी। 17-18 बार की मुलाकात हो चुकी है, झूले जा चुके हैं आपस में बैठ के, और 9 बार यात्रा भी हो गई चीन की। जितनी बार भी मिलते हैं, लपक के हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, दिखाते हैं कि बहुत संबंध है हमारे चाइना से। फिर ये सब कैसे हो रहा है? जब मुलाकात होती है तो उस समय नाल क्यों नहीं दिखाई जाती? संजय जी, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। बोलिए, फिर से बोलिए, या फिर हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है आवाज काफी क्रैक होके आ रही है, मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ। हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। गुलरेज जी, मुझे लगता है मैं चाह रही थी संजय जी की बात पूरी हो जाती, फिर मैं आपके पास आती, लेकिन फिर भी जितना वो बोले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। उनको लग रहा है कि इतनी बार गए हैं, जहां तक उनने बोला इसी को आगे बढ़ाऊंगी कि कई बार जा चुके हैं, कई बार बात हो चुकी है, बावजूद जो चीन है वो असली पूरी जो उसकी एक इमेज है वो वही दिखाता है। मतलब ड्रैगन कभी सुधरने वाला नहीं है। अरुणाचल को लेके तमाम चीजें जो आ रही हैं ये ठीक नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की खामी है, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। नहीं, कांग्रेस को जो लग रहा है वो लग सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बातें कर रही है, कितनी बार मिले हैं, उतनी बार मिले हैं, ये क्या है कि अपने पापों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? संजय जी, आपको याद होगा कि माओ से नेहरू जी कितनी बार मिलते थे, उसके बाद क्या हुआ, चौवनलाई से कितनी बार मिले थे, चौवनलाई को खुद इन्होंने दिल्ली बुलाया था नेहरू जी ने, उसके बाद क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। तो और उसके बाद भी आप ये देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन हो या कांग्रेस के दूसरे कालखंड हो, चीन से इनके क्या संबंध रहे हैं, किस प्रकार से चाइना ने इनकी फंडिंग की है, उन सब चीजों को वाटर वॉश करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमने चीन के साथ न केवल सख्ती से पेश आए हैं, बल्कि अपनी भारत भूमि का एक कण भी नहीं जाने दिया है। आज चीन को हम उतनी ही सशक्त रूप से या उससे भी ज्यादा सशक्त रूप से जवाब देते हैं जितनी ताकत से चीन हमारे ऊपर आघात करता है, हम प्रतिघात करते हैं। और अभी की बात देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार जो है वो कहेगी भी नहीं संसद में, मिलिट्री भी नहीं कहेगी। मैं नामजद कह रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है शिव अरोड़, इसमें हंसने की बात नहीं है कांग्रेस को। शिव अरोड़ ने क्या बताया आज कि उनके सोर्सेज बताते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस, हमारे पास मतलब हमारी मिलिट्री के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि चीनी आएंगे, और हम घात लगाकर बैठे थे उनके लिए कि ये आज की रात को आएंगे, क्योंकि बादल भी काफी थे, सैटेलाइट दिख नहीं रही थी। इन सब चीजों का फायदा हो लेकर उन्होंने घुसने की कोशिश की, और हमने बड़ी नंबर्स में उनके ऊपर अटैक किया।
उनको भागने पर मजबूर किया और बहुत सालों को हमने कैप्चर भी कर लिया और लगभग 2-2.5 घंटे तक हमने उनको पकड़ के रखा। उसके बाद हमने उनको रिहा किया है। और आज जो चाइना का स्टेटमेंट आया है ना कि बॉर्डर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, नॉर्मलसी है, ये चीन की तरफ से आया है। ये ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि हमने शक्ति का प्रदर्शन किया है। तेजपुर में जिस प्रकार से हमारे जेट्स बैठे हैं, बंगाल में हमने जिस प्रकार से राफेल इंस्टॉल कर रखे हैं, और राफेल जो है वो बंगाल से ही अरुणाचल पहुंचने में बहुत कम समय लेता है, इसलिए वहां पर राफेल को रखा है और दूसरे जेट्स को तेजपुर की एयरबेस पे रखा है। तो इन सब चीजों के कारण ही चीन आज समझ रहा है कि हिंदुस्तान से आप लड़ नहीं सकते। चीन केवल शक्ति की भाषा को जानता है। और मुझसे पहले जो विदेश मामलों की जानकार बैठे वो सही कह रहे हैं। देखिए, चाइना का एक विजन है, वो अपने आप को कहता है कि हम जो है हम सेंट्रल रिपब्लिक है, हम सेंट्रल किंगडम है। मतलब सेंट्रल किंगडम का स्टेटस ये होता है, उनकी व्याख्या में देखें कि बाकी सारे देश जो है सैटेलाइट स्टेट की तरह चीन के आसपास घूमे। तो वो उनका कॉन्सेप्ट है, वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और शी जिनपिंग का भी वही मिशन है। तो वो तो बिल्कुल हरकत करता है। और आप ये सोचिए भी वक्त कि चीन सुधर जाएगा। देखिए, चीन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, चीन के साथ कॉपरेशन भी होगा। उसी प्रकार से जैसे अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है और कॉपरेशन भी हो रहा है। लेकिन अंततोगत्वा हमको चीन के साथ निर्णायक बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ मतलब मैं खुल के बोल रहा हूं कि हो सकता है आज नहीं, कल, परसों, 1 दशक बाद, 2 दशक बाद जंग होगी चीन के साथ, फाइनल जंग चीन के साथ होगी। लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, कोऑपरेशन भी होगा, क्योंकि चीन जो सप्लाई चेन से दुनिया की उसमें बहुत आगे है और आगे आया है पिछले 40 साल में। जो चीज 40 साल में उसको आप 4 साल में खत्म नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मान के चलिए कि अब का भारत अलग भारत है। जब भी युद्ध होगा, मैं आपको कह सकता हूं कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। और वो आखिरी आदमी हिंदुस्तानी नहीं होगा, वो आखिरी आदमी या तो फिलिपीनियो होगा, या फिर वो वियतनामी होगा, या मलेशियन होगा, या इंडोनेशियन होगा। इसीलिए आज हम क्वाड में भी काम कर रहे हैं, हम अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। हम भारत भूमि से जितनी दूर हो सकेगा जाके लड़ेंगे उससे। इसीलिए हम नेवी को भी हमारी एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी। संजय जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। बिल्कुल क्लियर आ रही है? हाँ, बोलिए। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना होमवर्क करके आते हैं, कितना नहीं करके आते हैं। उनको हर मामलों की जानकारी होती भी है कि नहीं होती है। कई राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करेंगे, तथ्यहीन बात। राजीव गांधी फाउंडेशन के पेपर्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जनाब। पीएम केयर फंड के पेपर हैं। किसी को पता है इस देश में पीएम केयर फंड में आरटीआई लगाओ तो जवाब क्या आता है? हम इस फंड की कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो जरा बता दीजिए। मैं देखिए मैडम, मैं ऐसे बहस नहीं करने दूंगा। मैं किसी के बीच में गुलरेज जी जवाब दीजिएगा, बोलने दीजिए। बात के बीच में बोलने दीजिए। क्योंकि मैं किसी की गुलरेज जी जवाब दीजिएगा, बोलने दीजिए। फंड में चीन ने कीजिए। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। गुलरेज जी देखिए, आप हमेशा कहते हैं ना जब आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। कांग्रेस टाइप की बात कर रहे हैं ना आप जवाब दीजिएगा ना अपने समय में, प्लीज प्लीज। आप अपना जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड का हिसाब है किसी के पास? कितनी चीनी कंपनियों ने पैसे दिए? 174 कंपनियां रजिस्टर्ड है इस देश के अंदर। कैसे रजिस्टर्ड है वो? जब आपको मालूम है कि पिछले 4 साल से चाइना लगातार इन हरकतों को अभी क्यों बढ़ा रहा है? आपको पता है 1967 से लेकर 1986 तक चीन की हिम्मत नहीं थी कि भारतीय सीमा की तरफ पलट के देख सके। ये सारी हरकतें अभी क्यों होने लगी हैं? क्योंकि आप गले मिल रहे हैं, क्योंकि आप झूले झूल रहे हैं, आप बजा के घंटे बजा रहे हैं। आपको कोई काम की बात तो करनी नहीं है चाइना से। क्यों? उतनी शिक्षा और उतना ज्ञान तो ले दे के जब कोई इस तरीके की बातचीत आएगी तो आपके पास 2 बहाने हैं, वो नेहरू जी, वो कांग्रेस, वो नेहरू जी, वो कांग्रेस। और दूसरी बात, सेना की बहादुरी को जबरदस्ती कब्जा मत किया कीजिए। भारत की सेना का एक जवान इस देश की सीमाओं की रक्षा हमेशा से करता आया है। तो इसलिए लोगों को मेहरबानी करके गुमराह करना बंद कीजिए। और ये टीवी चैनलों पर आप कुछ तो भी प्रयास मत कीजिए कि कोई भी तथ्य देंगे वो गले उतर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको आज बताता हूँ, राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है वो तो मीडिया में सुबह ही आ गया था 6 बजे। कौन सी नई जानकारी दे दी उन्होंने? कोई नई जानकारी दी है क्या राजनाथ सिंह जी ने? और दूसरी बात, इस हमले की जानकारी तो मीडिया, एक मिनट मैं आखिरी 5 सेकंड ले रहा हूँ। हाँ, बोलिए। इस हमले की जानकारी जो थी वो तो मीडिया के माध्यम से पता लगी है। उसके बाद सरकार जवाब दे रही है। 3 दिन तक सरकार क्या कर रही थी? कुछ तो भी मतलब लोगों को बरगलाना,
इतना झूठ बोलना 2014 से लेके आज तक आप लोगों ने एक भी सत्य बात की आपको आधार बनाए कोई बात की है? आप पीओके लाने की बात करते हैं वापस, अभी आप चीन में घुस के मारने की बात कर रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हो आप, मेरी समझ में ही नहीं आता कि देश को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात है। गुलरेज जी, 1 मिनट में आऊंगी, 2 मेहमान है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया उनकी आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो भारतीय सेना है, उस पर सवाल मुझे नहीं लगता किसी को उठाने का अधिकार है। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक पहलू राजनीतिक हो सकता है, पक्ष विपक्ष हैं, हो सकती है चीजें, लेकिन मुझे लगता है जहां देश की बात है तो हम बहुत तार्किक रूप से पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो अच्छा। सिर्फ हम ये ना सोचें कि उन्होंने ऐसा कहा, हमने सवाल उठा दिए, हम इसका जवाब। देखिए, लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है, इसको ऐसे लेके चलिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा, या तो कैसे निकल पाएगा, या सरकार क्या कर सकती है। तस्वीरें झूठ बोल रही है क्या? सैटेलाइट की तस्वीरें झूठ बोल रही है कि चीन ने इतना कब्जा कर लिया, इतने गांव बसा लिए। झूठ बोल कौन रहा है ये तो पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट। अनुपम जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है कि वाकई में तवांग पर जो ये तनाव हो रहा है, क्या इसका हल निकल पाएगा या कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक रूप से देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक अपनी जगह है, और सरकार जो कर रही है या भारतीय सेना जो कर रही है, जो होना चाहिए वो हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन जो है, ड्रैगन जो है, वो मानने को तैयार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और तवांग में जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर गुलरेज जी ने कहा कि हो सकता है एक टाइम के बाद हम वाकई में एक जंग और युद्ध देखें? वाले आपका, और मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि जंग अभी हाल फिलहाल तो नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि चीन का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो साफ दर्शाता है कि वो उन देशों के ऊपर ही ज्यादा नजर रखने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है जो उससे दबते हैं। और भारत ने 2017 के बाद से कम 3 इंसिडेंट्स में ऐसा दिखा दिया भारत की मिलिट्री में कि वो चीन की हरकतों का जवाब उनसे 2 गुना तरीके से ताकत से दे सकते हैं। हमने डोकलाम में दिखाया था फेस ऑफ के टाइम पे, हमने गलवान में दिखाया, और हमने तवांग में दिखाया है। तो भारत के साथ वो जंग लड़ने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आप इस चीज को मान लीजिए, क्योंकि चीन भी जानता है कि जो उनकी सेना है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, और जब जो उनकी तैयारियां हैं, वो भारत के मुकाबले नंबर्स में भले ज्यादा है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मिलिट्री वो हमसे बहुत पीछे हैं। उनके पास हो सकता है संसाधन हो, उनके पास हो सकता है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हो, लेकिन उन टेक्नोलॉजियों को आप तब तक बेकार मानेंगे जब तक उनको चलाने वाले हाथ आपके पास मजबूत नहीं होंगे। तो भारतीय सेना के पास वो मजबूत हाथ है जो कि इन टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं। अपने सीमित संसाधनों के साथ भी चीन जैसी माइटी विश्व शक्ति को हम चुनौती दे देते हैं, ग्राउंड के ऊपर उनको मार भगाते हैं, ये हमारी सेना की ताकत है। तो फिलहाल हमारा युद्ध वो तब तक नहीं करेगा जब तक हम कमजोर नहीं हो जाएंगे। जैसा वो कमजोर देशों के ऊपर हमला करता, कभी कहीं किसी को डेप्थ के जाल में फंसाता है, किसी के ऊपर किसी को और दूसरी तरह से गुमराह करता है। श्रीलंका का हाल हमने देखा, पाकिस्तान का हाल हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर वो जो भी बिगड़े हुए हालात है उसके भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन का एक चरित्र है। चीन को जब भी आप जवाब दीजिए, चाहे ताइवान का आप उदाहरण ले लीजिए, ताइवान ने कुछ नहीं किया, चीन के सामने कुछ नहीं है ताइवान की ताकत, लेकिन ताइवान ने अपने डिफेंस को इस तरह से सुदृढ़ किया, इस तरह से मजबूत किया कि चीन ये भी जानता है कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो हो सकता है ताइवान हार जाए, लेकिन उसकी कीमत चीन को बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। चीन को संसाधनों के रूप में, अपने इंसानों के रूप में बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान हो जाएगा। इस वजह से वो ताइवान पर हमला नहीं कर रहा है, और यही हाल भारत के साथ है। वो भारत के ऊपर भी हमला नहीं करने वाला है, ऐसी झड़पें करके लगातार बॉर्डर को एक तरह से डिस्टर्ब रखना चाहता है, और ये चीन की एक चाल है। स्टेटस को बरकरार न रखा जाए, एलएसी के ऊपर लगातार अलग अलग जगहों पर इस तरह की मुठभेड़ें होती रहे, तो ये चीन के लिए फायदेमंद रहता है। और चीन वही कोशिश कर रहा है कि इस तरह की सिचुएशन ऐसी रहे कि स्थिति कभी सामान्य भी ना हो और कभी बहुत ज्यादा वर्स्ट भी ना हो। तो चीन इसका ये एक लंबी चाल है जो कि उसकी प्लानिंग है, 5 फिंगर पॉलिसीज, जिसके बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं अलग अलग चैनलों पर। तो ये उन्हीं का एक हिस्सा है। चीन की इस रणनीति को हमको समझना चाहिए, और चीन आज ही ऐसा क्यों कर रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्योंकि शी जिनपिंग ने तीसरी बार अपना रास्ता अपने आप को एक सिंहासन दिलवा दिया है, चौथी बार के लिए वो फिर से एक बार ट्राई करेंगे 2027 में। तो वो अपनी जनता को भी, जो कि अलग अलग इश्यूज पे उनके खिलाफ खड़ी हो रही है, चाहे वो कोविड पॉलिसीज के ऊपर हो, चाहे वो स्लो ग्रोथ रेट के ऊपर हो, चाहे वो और अन्य सारे कारण हो, वो उनकी जनता उनके खिलाफ दिख रही है इस समय। भले ही वो चीजें ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाती क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बंदिशें हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि शी जिनपिंग को भी अपने यहाँ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो उस विरोध से ध्यान भटकाने के लिए भी वो LAC में डिस्टर्बेंस का एक उपयोग करते हैं, मैं कहूंगा। और इन्हीं सब कारणों से भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है, लगातार अपने आप को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं, भूपेन कुमार सुल्लेरे जी। भूपेन जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि क्या है ये पूरा मामला जो है, देखिए देश से जुड़ा मामला है और ऐसा नहीं कि पहली बार हम इस पर कोई चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ड्रैगन की तरफ से, ये अच्छी नहीं है। और बहुत सारे अभी जो तर्क आए आपने भी सुने होंगे कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या ये हल होता दिखता है? देखिए, चीन हमारे पड़ोसी देश है और सबसे सशक्त है। ये चाल चले चेहरा की जो बात कही है बिल्कुल सही है, जो यहाँ के विशेषज्ञों ने कही, उसका यही है कि हम जिस देश को चाहें उसको कमज़ोर करने की कोशिश करें, और दूसरे देश जो सशक्त बनते हैं, जो विकसित देश और अधिक संपन्न देश बनते हैं, उनकी ये कल्पना रहती है कि वहाँ के राजनीति पार्टियों को भी किसी भी तरह से जोड़ा जाए, या वहाँ की संसद या वहाँ की विधायिका को किसी भी तरह से उनको प्रलोभन दिया जाए। जब सोवियत संघ था, सोवियत संघ के जब कम्युनिस्ट सरकार थी, तो उस सरकार में भी भारत में काफ़ी कुछ उनके विचारधारा को प्रभावित करने के लिए चीज़ करी गई। लेकिन जो चीन है, हमारी लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये 3 सेक्टरों में विभाजित है, पूर्वी, पश्चिमी और मिडिल सेक्टर में। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये जो तवांग जो क्षेत्र है, वो तवांग जो अरुणाचल का जो ज़िला है, वो इसलिए और भी महत्व है क्योंकि यहाँ बौद्ध संस्कृति का बहुत ही मठ हैं वहाँ पे, क्योंकि जब 1950 में जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसने घोषित कर दिया था चीन ने, तो उसके बाद वहीं से लामा जी आए थे और वहाँ पे उनके, तो वो जो एक डाइवर्सन भी करना चाहते हैं चीन एक राजनीति रूप में, क्योंकि एक अभी जो वक्ता ने बोला कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, सही बात है कि उन्होंने अपने आप को पूरी लाइफ तक राष्ट्रपति घोषित कर दिया, अगले टर्म के लिए भी आएंगे वो, तो वो इसको डाइवर्ट कर रहा है अपनी जनता को, क्योंकि वहाँ पे भी महंगाई की, बेरोजगारी की कई अंदर समस्याएं हैं, जो कि सेंसरशिप है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आती नहीं हैं, तो इसके कारण। लेकिन भारत जो आज है, जो 1947 का भारत नहीं है। इस सरकार ने काफ़ी मैं ये नहीं है कि एक समीक्षात्मक कह रहा हूँ कि इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाकी ध्यान दिया है, उस नदी के किनारे अपने तुरंत फोर्स मूवमेंट कर सके, इसके लिए भी बहुत प्रयास किए हैं। वहाँ पे जो हाईवे बन रहा है, क्योंकि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें, और इस चीज़ को चीन समझता है। इसी चीज़ को टालने के लिए वो ये चाहता है कि ये सरकार पे हम यहाँ भारत पे हमला करें, और हमला करने के बाद सरकार सरेंडर की भूमिका में आ जाए, जो कि हमारे यहाँ पहले होता रहा है। लेकिन आज की जो सरकार है, आज की जो जनता है भारत की, वो इतनी डर सकती है और सरकार के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार ये इस मामले को कहीं से भी लूज़ नहीं होने दे रही है। दूसरी बात, राष्ट्रीयता की जो बात है, हम आप कोई भी ना रहे, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए, और राष्ट्र की अवधारणा हमारे मन में और संकल्प में रहनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें दो मत नहीं है कि चीन ये थोड़े दिन का ही माहौल है, और जो देखिए राजनीति रूप से लड़ाई ही नहीं होती हर चीज़ में, और लड़ेगा भी नहीं चीन, क्योंकि वो चाहता है कि ये क्योंकि पुराना उसका जो अनुभव है भारत के साथ, कि उसने कभी भी हमला किया, हमारी जो फोर्स थी 2 दिन बाद जा पाती थी, लड़ने के लिए नहीं, स्थान नहीं था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इसके कारण आज वो चीज़ नहीं है। आज बिल्कुल सशक्त है भारत, और उनके मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ के जो जो मिलिट्री फोर्सेस है, उससे हमारे सैनिक कई गुने वो हैं, शक्तिशाली हैं, उनके अंदर स्किल है और वो क्षमता है। तो ये तो बस ये है कि 2-4 दिन का, ये मुझे जो लगता है 1-आध हफ्ते का ये मनेगा, और डेवलपमेंट चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई चीज़ नहीं है कि कई सेक्टरों में बात होती है, डीजीएमओ लेवल पे बात होती है, और बात होनी भी चाहिए उसमें। लेकिन आज चीन को ये समझ में आ गया कि 1947 का ये भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है, और ये सशक्त जवाब देगी, और सरकार भी सशक्त है इस रूप में। बिल्कुल ठीक है। गुलरेज जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन उसके साथ में अपनी बात रखिएगा। एक बात तो देखिए, अभी तक जितने भी पॉइंट्स आए मेरे सामने, मुझे लग रहा है कि काम तो हुआ है। देखिए, काम हुआ है, अच्छे से किया गया है, और कोशिश करेंगे, क्योंकि उस स्थिति से तो भारत निकल चुका है कि पहले कुछ नहीं होता था या ऐसी बातें। अब हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, कर रहे हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसको हम कर जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो कांग्रेस भी उठा रही है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूं कि इतना होने के बावजूद क्या राजनीतिक रूप से
या किसी और दूसरे रूप से जो आप भी मानते होंगे, जो मेरे जहन में सवाल है, क्या है इसके पीछे कि इस तरह की एक्टिविटीज बीच बीच में वो करता रहता है? क्या दिखाना चाहता है? वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, डराने की कोशिश कर रहा है, या कुछ और? तो इसके लिए एक तैयारी मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से नेतृत्व है पीएम मोदी का, मुझे लगता है बोलने से बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए राखी, यदि मैं अभी एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में जो मेरा बेसिक काम है उस रूप में बात करूं, तो मुझे एक चीज साफ साफ नजर आती है कि इसके पीछे जो अभी हरकत हुई चीन की तरफ से, उसके पीछे कारण है कि हमने जो युद्ध अभ्यास किया है अमेरिका के साथ ओली में, उत्तराखंड में, जो कि चीन की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर था। तो उसमें चीन ने पहले प्रतिक्रिया भी दी थी, उन्होंने उसका विरोध भी किया था, और भारत ने बड़े स्पष्ट रूप से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बड़ा कड़ा जवाब दिया था कि चीन कितनी चीजों को निभाता है और कितने एग्रीमेंट को निभाता है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। और हमने पहले से ही इंटीमेट करके सर्वविदित है कि हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वो जो है ना, जो हमने वहां एक क्रिया की, उसकी प्रतिक्रिया करने की सोची थी। इन्होंने सोचा था कि वो देने जाएंगे, लेकिन लेने के देने पड़ गए इनके। स्थिति ये हो गई कि इनके लोगों को हमने पकड़ के रखा और बाद में इन्होंने मीटिंग करके उनको छुड़वाया हमसे। तो ये जो हुआ है, इसका सीधा सीधा कारण ये है कि आज से 10-15 दिन पहले अमेरिका के साथ जो हमारी एक्सरसाइज हुई, उससे चीन बौखला जा चुका है, क्योंकि वो एक्सरसाइज चीन की सीमा पे हुई है और उसकी एक प्रतिक्रिया के स्वरूप में इन्होंने करने का कोशिश किया, लेकिन वो भी उल्टा पड़ा है। ठीक है, ठीक है संजय जी, मानते हैं इस बात को? मैंने इसीलिए आपके बिहाफ पे ये सवाल उनसे लिया था। नहीं, क्या है मैडम, कुछ भी ठीक नहीं है। कोई भी आकलन किसी भी दृष्टि से क्यों ठीक नहीं है, मैं आपको उसका जस्टिफाइड रीजन देता हूँ। गुलरेज जी की बात कुछ हद तक मैं मान लेता हूँ, भाई चीन को बौखलाहट हुई कि हमने सामरिक अभ्यास किया, ये बात ठीक है। पड़ोसी देश चिंता करते हैं, भाई दो महाशक्तियां, भारत भी महाशक्ति है ही अपने आप में, कि इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं रिएक्शन देना ही था। ये साधारण सा हिस्सा है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के कुछ कहना चाह रहा हूँ। 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनवाइटेड थे और चीन ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया था। क्यों बने थे भैया? क्या जरूरत पड़ी थी आपको? और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है जिसको लेके आपको देश में भारी प्रचार करना था कि मैं खुद को तथाकथित विश्व गुरु कहलवा लूं, कि मेरी चैनलों पे वाहवाही होती रहे कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ इस देश में 70 सालों में जिसको इस फलाने ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया गया? भारत को क्यों आपने प्रस्ताव स्वीकार किया? तीसरी चीज, मैं आपको आज एक बात और बता दूं, भारतीय सेना कभी भी किसी भी युद्ध में किसी भी देश से कभी कमजोर नहीं रही। अगर ऐसा होता तो चीन कब का कब्जा कर चुका होता हिंदुस्तान के ऊपर? कर पाया क्या आज तक? तो अब तो और सुविधाएं बढ़ रही हैं आपकी ताकत से लड़ने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस देश के अंदर? हम कर क्या रहे हैं मैं वो बताता हूं। बजाय चाइना को जवाब देने के, बजाय चीन की रणनीति का जवाब देने के, उसको कूटनीतिक जवाब देने के, हम नेहरू जी को कोस रहे हैं, हम कांग्रेस को कोस रहे हैं, हम दूसरे राजनीतिक दलों को कोस रहे हैं। विपक्ष अगर पूछ ले भाई आपको ये खबर देर से कैसे मिली, तो इतने तिल मिला जाए कि राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करने लगे, वो कुदाली लेके खड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। संजय जी, कैसे मतलब मुंह तोड़ जवाब कैसे और दिया जाएगा? अभी राजनाथ सिंह ने कहा तो कि हाथापाई हुई, हमारे सैनिक बिल्कुल तैयार थे, हमने उनसे लड़ाई की, बहुत सारी, मतलब और कैसे किया जाएगा? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए गुलरेज जी, एक मिनट। आप चीन में के जब दीपावली का समय आता है तो गरीबों की झालरें बंद कराने का जो आदेश निकालते हैं ना, उसके बजाय चीन की सारी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, देश से भगाइए उनको। मगर आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आपको भी टेक्निकल बात, शायद मैं क्षमा चाहता सही आपके ज्ञान पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये टेक्निकल बात हो सकता है अधिकतर लोगों को नहीं पता हो। 75% टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा चुकी है इंडिया में चाइना की। कैसे निपटेंगे आप? आपने उनको छूट दे दे के, झूले झूल के, चाय बना के, घंटे बजा के, उनके वो पुराने वाद्य यंत्र बजा के, उसकी फोटोएं देश में खिंचवा के अपने आप को ऐसा महसूस करा दिया कि बस अब मैं ही विश्व गुरु हूँ, अब कोई यही तो उसका नतीजा है कि उनको व्यापार की इतनी छूट मिल गई कि आपकी छाती में सवार हो गए वो। अब कैसे बंद करोगे उनको आप? संजय जी, लेकिन क्या ये एकदम से हो पाएगा? हाँ, इसके लिए बोला जा सकता है, प्रचार हो सकता है, लेकिन जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं,
जो लेन देन है, जो थोड़ा फायदा नफा नुकसान है, वो भी तो बैलेंस करना होगा ना। एकदम से कैसे करेंगे? नहीं राखी जी, इसमें इस विषय पे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। पड़ोसी देशों से मधुर संबंध रखिए, लेकिन कम से कम उनको अपनी हद में तो रखिए। उनकी हद पार करके आप वहां जाएं, या उनको इस बात की इजाजत है कि वो अपनी हद, आपकी हदें पार करके आपके अंदर चले आए। ये तो दोनों चीजें जाए, इसी बात की तो राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, कि हम बैलेंस राजनीति कर, भाई बैलेंस करेंगे तभी तो आप अपने देश को बचाएंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन कोरे पारे झूठे फर्जी प्रचारों से देश नहीं चल सकता। आप लच्छेदार बातें करके कुछ चैनलों पर, कुछ मीडिया को आप साध कर आप पूरे देश को ये मैसेज दे दें कि आप 56 इंच का सीना और लाल लाल आके दिखा रहे, तो वो दिखा दो ना भैया, हमारा भी वोट ले लो कल से। कौन मना कर रहा है? देखिए, देश से बड़ा कोई भी नहीं है। देश से बड़े ना राहुल गांधी है, ना सोनिया गांधी है, ना नरेंद्र मोदी है। हिंदुस्तान है। देश से बड़ा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं होता। कोई नेता आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन नीति और नियत तो साफ रखो। बिल्कुल ठीक है। गुलरेज जी, मैं जो दर्द या पीड़ा या कह लीजिए सुझाव, कुछ भी कह लीजिए संजय जी की इस बात को, लेकिन वो यही बात है कि बहुत सारा कर करके करवाया हमने ही है, तो कम से कम जिसको हटाना है, जो कम करवा सकते हैं हम, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए तो कुछ कर लें। देखिए राखी, मुझे लगता है कि जितने आराम से मैंने सबको सभ्यता के साथ सुना, सब मुझे भी सुनेंगे। जहां तक बात है कि मोदी सरकार की, तो हमारे समय ना कोई डेप्सांग हुआ है, ना कोई छूबर हुआ है। डेप्सांग में मालूम होगा, मनमोहन सिंह जी के समय डेप्सांग भी हुआ था। आज भी चीन की फौज वहां बैठी है डेप्सांग पे कब्जा करके, और डेप्सांग जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आता है। कंप्लीट कर ले, नहीं कंप्लीट क्योंकि संजय जी ने भी कहा था कि 1967 के बाद में हमारे शासनकाल में कभी चीन उठ नहीं पाया, कभी आंख नहीं उठा पाया। तो मैंने दिखाया कि 2013 में डेप्सांग हुआ था, 2014 में छूमर हुआ था। दोनों समय जो थे वो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लेकिन मोदी जी के कालखंड में 1 इंच भी हमारी जगह नहीं गई। अब आप जहां तक बात है ट्रेड एंड कॉमर्स की चाइना के साथ, देखिए ये चाइना को इस पोजीशन पे ना हमने पहुंचाया है, ना कांग्रेस ने पहुंचाया है। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूं, और आप जानते हैं कि मैं लेखक हूं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। यहाँ किसी ने पहुंचाया था तो वो निक्सन ने पहुंचाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सोवियत संघ को चेक करने के लिए पहुंचाया था। और जो सप्लाई चेन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना जब चाइना, तो जो सप्लाई चेन 40 से 50 साल में बनी है, उसको आप 4 साल में या 10 साल में नहीं तोड़ सकते। ना हम तोड़ सकते हैं, ना यूरोपियन यूनियन तोड़ पा रहा है, ना यूनाइटेड स्टेट्स तोड़ पा रहा है। आप ये कर सकते हो कि अपने जो इसेंशियल कंटेंट है उसके ऊपर अपने स्वयं के ऊपर निर्भर हो, या दूसरे स्रोत को देखिए। वो हम जरूर लगातार कर रहे हैं। जहां तक एससीओ की बात है, देखिए यदि हम एससीओ में सम्मिलित नहीं होते, आप समझिए उसको फॉरेन पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो पाकिस्तान तो हो रहा था। रशिया चाइना चाहता था उसके एक्सपांशन में पाकिस्तान को लाया जाए, और रशिया ने काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान को रखवाना चाहा था उसमें, क्योंकि ये दोनों उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और यदि फॉरेन पॉलिसी में ये चीज मानी जाती है कि यदि आप टेबल पर नहीं हो तो आप मेन्यू में होंगे, मतलब आपके खिलाफ फिर पूरा षड्यंत्र होगा। तो मतलब आप क्या ये चाहते थे कि एससीओ को हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ड्राइव करे? नहीं, हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमारा होना वहां जरूरी था। इसलिए जब जब भी लोग ये बात कहते हैं कि हम ब्रिक्स से हट जाएं, हम एससीओ से हट जाएं, मैं बोलता हूं कभी नहीं हटता। अगर आप टेबल पे नहीं होगे तो आप मेन्यू पे होगे। ठीक है संजय जी, एक मिनट में आती हूँ, और भी मेहमान है, थोड़ा सा उनकी बाद में दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अनुपम जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चर्चाओं में एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी, और एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है या विपक्ष को कहाँ आपत्ति है वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जिस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, देखिए चीन के इरादे क्या हैं, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो कैसा है, ये हम जानते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए आपका कोई सुझाव कि सरकार अभी ये कर सकती है इस चीज़ के लिए? क्योंकि इसी पर तो सवाल हो रहे हैं कि चीन बार बार ऐसे क्यों करता है, और फिलहाल सबसे ज्यादा टारगेट अभी यहाँ तवांग, अरुणाचल। राखी जी देखिए, सरकार कर रही है, काफी कुछ कर रही है। और सरकार कर क्यों रही है? क्योंकि हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं। चाहे आप मिलिट्रीली देख लें या स्ट्रेटेजिकली देख लें,
दोनों तरह से भारत ने अपनी सीमाओं को और अपनी कमजोरियों को और ताकत को दोनों को पहचाना है। हमारी कमजोरी चीन के बनस्पत सबसे बड़ी क्या थी? वो ये थी कि जिस तरह का डेवलपमेंट चीन ने एलएसी के अपनी तरफ तेजी से बढ़ाया हुआ था, उस स्पीड में हमारी तरफ नहीं हो रहा था, और चीन की चाल को देखते हुए हमको भी उस ओर बहुत ज्यादा काम करना था। तो ये एक अच्छाई है कि भारतवर्ष ने इसके ऊपर काम किया है। चाहे आप एविएशन सेक्टर की बात कर लें, चाहे आप रोड्स बनाने की बात कर लें, चाहे आप वहां पर जंगलों में लोगों को बसाने की बात कर लें, हैबिटेट की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें कम्युनिकेशन की। आप देखें अरुणाचल और कई इलाकों में अभी तक 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा था, जो अब धीरे धीरे करके पहुंचने लग रहा है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी समस्या चीन को लेकर के हमारे साथ थी, वो थी इंटेलिजेंस गैदरिंग की। हमारी बहुत सारी इंटेलिजेंस यूनिट जो है अपने उत्तर क्षेत्रों में, यानी कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इस पर एक्टिवेट थी, लेकिन उसी रेशियो में नॉर्थ ईस्ट पे नहीं हो पा रही थी, और चीन इसका फायदा उठाया करता था। पिछले 2-3 सालों में हमने तमाम काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स को नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग ठिकानों पर तैनात किया है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, और उसका जो रिजल्ट है वो अब देखने को मिल रहा है कि चीन चाहे तवांग में हो, या साकियांग वैली के आसपास का इलाका हो, या फिर और तमाम जगहों पर जब भी कुछ इस तरह की हिमाकत करता है तो हमें उसके बारे में समय रहते पता चल जाता है, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था, और मुझे लगता है, जो ऐसा आपने कहा कि अब जरूरत क्या है, तो जरूरत है अपनी इसी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, कम्युनिकेशन लेवल पर, इंटेलिजेंस लेवल पर, और साथ ही साथ नए जमाने के जो भी वॉरफेयर्स हैं, नए जमाने के जो भी सिस्टम है, जिस तरह से आज लड़ाइयां लड़ी जा रही है और आज से 5-7 साल लड़ी जाएंगी। देखिए, केवल पिछले 1 साल में दुनिया ने देखा है कि युद्ध के पैमाने कितने ज्यादा बदल चुके हैं। युद्ध के पैमाने जो पहले हाथों से सैनिकों द्वारा लड़े जाते थे, बाद में फिर एयरक्राफ्ट का और मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब टोटल अत्याधुनिक प्रणालियां, ड्रोन्स आ गए, AI आ गया, और तमाम अनमैन्ड व्हीकल्स आ गए। तो इन सब चीजों को भी भारत को अपनी सेना के साथ बहुत तेजी से जोड़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत जोड़ नहीं रहा है, भारत जोड़ रहा है, लेकिन खतरे को भांपते हुए आपको उस पेस को और फास्ट करना पड़ेगा, ताकि चीन चाह कर भी आपके ऊपर गलत नजर ना रख पाए। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स से बहुत अलग सवाल है, ये पॉलिटिक्स का इश्यू ही नहीं है। जब भी आप देश की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पर पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। बात को अपने खत्म करने से पहले मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार हुआ करती थी, तो ऐसे ही पाकिस्तान को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पे हमको रिप्रेजेंट करना था, तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था, और उनके डेप्यूटी के रूप में उस समय के जो एक मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद साहब, उनको उनके डेप्यूटी के रूप में भेजा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल है जो बताता है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर हुआ करती थी। मुझे लगता है कि आज भी उतनी ही मैच्योर है, लेकिन अगर कुछ इसमें प्लस माइनस करने की आवश्यकता है तो राजनेताओं को चाहिए कि इस विषय को भी जल्द से जल्द दूर करें। क्योंकि सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें आप जब तक एकजुट नहीं दिखाई दोगे, सेना अपना काम कर रही है, उसको आप जाने दीजिए, वो कर रही है, बेहतर कर रही है, आपको एकजुट होना और एकजुट दिखना दोनों बहुत जरूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ऐसे सिंबल्स बहुत मायने रखते हैं। तो ये मेरा सुझाव है कि सेना का आप डेवलपमेंट करते रहें, लेकिन हाँ, राजनीतिक मत विभाजन, जो विभेद हैं, जो आपकी भिन्नताएं हैं, उनको कम से कम सुरक्षा के मसलों पर दोनों पक्ष, मैं केवल विपक्ष को या पक्ष को नहीं कह रहा, दोनों पक्ष इनको दूर रखें। जो सत्ता पक्ष है, एक जैसा मैंने नरसिम्हा राव साहब का उदाहरण दिया, इस तरह के कुछ ऐसे उदाहरण पेश करें ताकि कि विपक्ष को भी एकजुट होने का मौका मिले, और विपक्ष भी इस तरह के हर बात पर उनका विरोध ना करे, कम से कम सिक्योरिटी मैटर्स पर तो बिल्कुल ना करे। बाकी सेनाओं के ऊपर आप छोड़ दें, सेनाएं आपका बहुत बेहतर काम कर रही हैं और करती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत डिटेल में अनुपम जी ने सारी बातों को रखा है, पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं संजय जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो बात अभी निकली थी, जो मैंने भी सवाल उठाया कि बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना होता है, हम सिर्फ ये देखें कि गलत कर रहा है चीन और भारत कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें भी सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, या ये कह लीजिए कि हाथ बंधे हैं। उन सारी चीज़ों को लेके ये बैलेंस करना, ये कितना मुश्किल है या नहीं है, या इसको हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे संजय जी ने कहा कि 75% लोगों को आप ले लीजिए कि आपने कर करके आज भी ये बात बिल्कुल सही है वैसे कहीं ना कहीं, कि हम कितना ही बायकॉट अपने लोकल स्टेट लेवल पे हम देखते हैं, कहते हैं कि बहिष्कार करें इन चीज़ों का, बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वाकई में लोग लेते हैं।
देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें कहूंगा। पहले तो ये है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो लॉन्ग टर्म की डिपेंडेंसी रही है। चाहे वो भारत की डिपेंडेंसी हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हो। और यदि आज के समय में चाइना एक्सपोज हुआ है, चाइना का वास्तविक चेहरा दुनिया को समझ में आ रहा है, तो अब दुनिया इसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया है कि कैसे वहां से अपनी सप्लाई चेन्स को विड्रॉ किया जाए। और वो जो प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा, वो तुरंत नहीं होने वाली, उसमें एक दशक का भी समय लग सकता है। लेकिन सबसे अच्छी और नोटेबल बात यह है कि आज इसके विषय पर विचार चल रहा है। भारत भी इस संबंध में विचार कर रहा है और भारत ने एक्शंस भी लेना शुरू कर दिया है। कई जो एप्स थे उनके ऊपर तो बैन किया ही गया है। बहुत सारी ऐसी चाइनीज कंपनीज जो कि भारत में धन उगाही कर रही थी और यहाँ पर पैसे को जनरेट करके वो चाइना भेज रही थी, उसके ऊपर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिसमें कि कई मोबाइल फोन कंपनीज भी शामिल हैं। तो ये जो इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो भारत अब कर रहा है और ये जो प्रक्रिया है आने वाले समय में और अधिक तेज होगी। चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद और उसके धोखे वाला जो चरित्र है, जैसे जैसे और दुनिया के सामने आएगा, वैसे वैसे जो लोकतांत्रिक विश्व है वो चाइना के से अपने हाथ को खींचेगा। और यहाँ पर मैं एक बात राखी जी अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना जो इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना है और उस आर्थिक महाशक्ति की बल पे वो एक सैनिक महाशक्ति भी बना है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था कि 1979 में जब चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू किया तो जो विदेशी कंपनीज थी, अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज और विश्व की अन्य जो कंपनीज थी, उन्होंने वहां सप्लाई चेन से स्थापित करने शुरू किए। जाहिर है कि भारत जो चाइना का जो सहयोग विश्व ने किया, उसकी वजह से ही चाइना इतनी बड़ी जो है आर्थिक शक्ति बन पाया। लेकिन चाइना को इस बात को अगर ये भूल रहा है कि वो अब दुनिया के सहयोग से जो आर्थिक शक्ति बना है, उसके बदौलत जो सैनिक शक्ति बना है, उसके ऊपर वो अब दुनिया के ऊपर शासन करना चाहेगा, तो जाहिर है कि ये होने वाला नहीं है। दुनिया अब वहां से अपना हाथ खींच रही है और ये जो चाइना का जो वास्तविक चरित्र जैसे जैसे सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना के जो पैंडेमिक के दौरान जिस तरीके से चाइना ने कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने की कोशिश की, जिसकी की वजह से ये जो बीमारी है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैली। और उसके बाद जब ये स्थितियां पैदा हो गई तो उसके बाद चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए हर तरीके की जो है एक कठिन स्थितियां पैदा करने की कोशिश की। गलवान की जो हिंसा थी, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने भी इस बात को रिमाइंड किया था अभी हाल के ही अपने एक वक्तव्य में कि ये जो गलवान का जो फेस ऑफ था ये कोरोना की पैंडेमिक के दौरान किया गया था। ये बात भी हमें नहीं बोलनी है। तो ये चाइना का जो चरित्र है, ये इससे स्पष्ट होता है कि चाइना पूरी दुनिया में वल्नरेबल सिचुएशन पैदा करके उसका एक्सप्लॉयटेशन अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए करना चाहता है और इस बात को आज पूरी दुनिया समझ रही है। और इसी वजह से राखी जी मैं ये कहूंगा कि आज पूरी दुनिया लामबंद हो रही है। जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं और भी यहाँ मेंशन करूंगा कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों पर थोपना चाहता है। चाइना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी वो ट्वीक करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर भी अनेक तरीके की खबरें आती हैं। WHO को लेकर के भी अमेरिका में बहुत तरीके का संदेश था कि WHO को भी चाइना प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना का जो चरित्र है आज दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो रणनीतियां हैं वो बहुत स्पष्ट हैं कि चाइना का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जा सकता है। चाइना को जब भी वो कभी कोई हिमाकत करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसे मिलना चाहिए और यही जो जवाब है हमारे सैनिकों ने तवांग में भी दिया है, गलवान में भी दिया था, डोकलाम में भी यही जवाब दिया गया था। उसके और एक बात में हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको मैं एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगा। जल्दी से संजीव जी। जी, मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जहां तक SCO की बात है, जो भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करता है और ये कांग्रेस के लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि जो नेहरू की जो बात करते हैं, नेहरू जी के भी ऐसे ही कुछ विचार थे। वो जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी आज हम एक्सरसाइज करते हैं वो नेहरू जी की ही नीतियों की वजह से जो है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जो एक जो लेगेसी है वो बनी हुई है। तो उसको उन्हें सम्मान करना चाहिए। SCO में भारत की सदस्यता की आलोचना करने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। ठीक है संजय जी एक मिनट बस, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र जी, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी से भी। और एक ही सवाल है कि अभी जिस चीज को मैंने आगे बढ़ाया था, जो संजीव जी से आप तक मैं आगे बढ़ा रही हूँ,
चीन की जो बौखलाहट है, देखिए मानने वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ करना है। अभी की बौखलाहट क्यों ही, गुलरेज जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि आपके यदि कहीं पे कोई संबंध बने या कहीं आपको प्रॉफिट हुआ जहां चीन की सीमा लगी हुई है, वो ये इस तरह की हरकत करेगा। अब यदि उनके सामानों का हम बायकॉट करते हैं या इस तरह की पब्लिसिटी करते हैं या इस तरह का कोई अभियान ले लीजिए या कुछ भी है, धीरे धीरे जो लोग समझेंगे तो करेंगे, उसके बाद भी ये बौखलाएगा, तब भी ये चीजें हमें देखनी है। तो मुझे लगता है मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। करते जाइए, साइलेंटली करते जाइए, मुंह तोड़ जवाब शायद ऐसे ही दिया जाए। जी बिल्कुल राखी जी, क्या है कि हमको हर मोर्चे पे अपनी उपलब्धि बतानी है और उसको परास्त करना है, क्योंकि क्या है चीन पे कहीं भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक जो बात है कि जैसे संसद चल रही है अभी, और जो विपक्षी की भी बात है कि विपक्ष का अधिकार है लोकतंत्र प्रक्रिया में प्रश्न पूछना, और कुछ मुद्दों में तो ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे हैं उनमें तो एकजुटता दिखनी चाहिए। अभी जैसे अनुपम जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब 92 में जब अपने यहाँ रिफॉर्म ला रहे थे, इकोनॉमी रिफॉर्म, FDI वगैरह, जब नरसिंह राव ला रहे थे, तो उस समय आवाज कम आ रही, थोड़ी बढ़ाइए। ठीक है। हाँ, तो उस समय भी उन्होंने अटल जी को भेजा था, और ऐसे बहुत से उदाहरण राजनीति में मिलते हैं जो बाद में भी पता चलते हैं। और ये निश्चित रूप से है कि राष्ट्रीयता के लिए राजनीति कोई भी पार्टी करे, लेकिन राष्ट्र नहीं रहेगा तो राजनीति उनकी क्या रहेगी, तो वो तो उनका। लेकिन विपक्ष का भी प्रश्न पूछने का पूर्णतः अधिकार है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ सहजता से, और सत्ता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो विपक्ष को उसके प्रश्नों का उत्तर भी दे, लेकिन एक परिसीमन भी होना चाहिए उस चीज़ का, कि अपनी एक सीमाएं भी होनी चाहिए कि जहाँ राष्ट्र का मुद्दा आ जाए तो उस हिसाब से अपन को किस तरह से करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना जो जिस हिसाब से कर रहा है, तो वो तो देखिए अपन उसमें ब्रेक तो नहीं लगा सकते उसकी पॉलिसी को, लेकिन हाँ उसको एक्सपोज कर रहे हैं, वैश्विक रूप से कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो अलग थलग पड़ेगा। और भारत का सारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग वक्त सहयोग करेंगे, जितनी चाहे पश्चिम देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी देश। ठीक है, मुझे बीच में रोकना होगा। हाँ संजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं केवल 1 मिनट के अंदर अपनी पूरी बात कर दूंगा। देखिए मैडम, मैं अपने सभी आदरणीय साथियों से ये कहूंगा कि मेरी इस बात को अन्यथा ना लें। मेरा भाव आप लोगों के प्रति ऐसा नहीं है, लेकिन एक जनरल बात ये है कि मैं इस विषय पर कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा राज किया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम अकेले ऐसे हैं कांग्रेस पक्ष के लोग जिन्होंने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है। पहली बात, मैं अब आपसे बात करता हूं, पिछले 8 साल में सिर्फ आपको इतना बताता हूं, पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब, नेपाल हमको चाहे जब आंखें दिखा दे, भूटान हमारी सुनता नहीं है, चीन से हमारा रट्टा चल रहा है। हमारे पड़ोस में हमारी कूटनीति ने, भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति ने ऐसा क्या बवाल किया है, ये खास तौर से पता तो चले जब प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमे आए हैं और विदेशों से अपने संबंध सुधारने की बात करते हैं, तो कहाँ खड़े हम? कम से कम यथार्थ के धरातल पे तो खड़े भैया कि हमारी सुनने का कौन हम। और ये देखिए, आपको आज एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा बहुत फौजी नजरिया भी रखता हूं, तो सही बता दूं, चीन की कोई ताकत नहीं है। चीन ये पंचल्ले जो छोड़ता है ना, ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए छोड़ता है। चीन की ना इतनी हैसियत है, ना चीन की इतनी औकात है, ना चीन की इतनी ताकत है कि आके हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सोची समझी रणनीति के तहत ही जब चुनाव आ रहे होते हैं या नजदीक हो रहे होते हैं, कभी क्यों होता है ये बात मेरे को समझ में नहीं आती, खास तौर से जब जिनपिंग जी से इतने मधुर संबंध हो मोदी जी के। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा। देखिए, हमारे कांग्रेस के भाई की बातों में तत्व नहीं है। चुनाव पास बाय, कौन सा चुनाव अभी पास में है समझ में नहीं आता। और जहां तक भारत का एक स्ट्रेचर की बात है, इससे पहले आप ये बताइए कि हमारी विदेश नीति इतनी ज्यादा मल्टी अलाइंड और इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड कब थी, जब हम अपने खुद के हितों को साध सकते हैं। आज स्थिति भारत की यह है कि हम अमेरिका की आंख डाल के भी कह सकते हैं कि हमारे हित अगर रशिया से तेल खरीदने में जुड़े हैं तो हम खरीद के रहेंगे। हम चाइना को बिल्कुल रोक सकते हैं, अपनी भूमि को पार नहीं करने देते। तो हमारी आज की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट पे आधारित है, और इसके पहले हमारी नेशनल इंटरेस्ट पे आधारित नहीं थी। हम झुक के रहते थे, हम दब के रहते थे। तभी राहुल
राहुल गांधी ने बीच में कहा था यार कीजिए, जिस पर जयशंकर जी ने जवाब दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि अब जो हमारे डिप्लोमेट्स है वो अहंकार से भरे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था जयशंकर जी ने, नहीं इसको अहंकार नहीं कहते, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें सहयोग हरियाणा इंडेक्स में आप सबसे नीचे बैठे हैं आके, पता नहीं किस बात पे घमंड करते हैं। क्योंकि देश को कहाँ पहुंचा दिया आपने। 2014 से प्रचार का ढोल पीटिए प्रभु, प्रचार का ढोल पीट के आपने देश में हरा के खड़ा कर दिया है। इतना रोजगार है, महंगाई, भ्रष्टाचार, युवा परेशान, पूरा देश परेशान है। ठीक है गुलरेज जी, संजय जी, दूसरे विशेषज्ञों ने कितना स्पष्ट कहा है कि पक्ष विपक्ष अपनी बात रख सकता है, लेकिन देश का विषय है, यहाँ पे मत झगड़िए प्लीज। समझ सकती हूँ कुछ जगह पे इश्यूज होंगे। खैर समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है, तवांग पर जो तकरार है, आर पार हो रही है, इसका एक हल कब निकलेगा। एक बात बहुत साफ हुआ इस चर्चा से कि इसका हल जरूर निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, भारतीय सेना अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो भी यहां पर आकर थोड़ी समझदारी से पॉइंट पे बात करेंगे तो मुझे लगता है देश की बात है, मिलकर बात करेंगे तो इसका हल और जल्दी हमें निकलता हुआ दिख लेगा। बहरहाल क्या होगा ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।